फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। अभी हम पढ़ेंगे 5 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव से। तो चलो हम प्रीलिम्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स में फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक 2 ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट शेड्यूल्ड फॉर लॉन्च बाय इसरो हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो ये हमने करंट अफेयर्स पढ़ा था 2 दिन पहले, आप सभी को याद होगा। तो जो ब्लॉक 2 ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो किसकी है? तो द ऑप्शंस आर यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, चाइना, रशिया। तो इसमें करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है। द ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज डेवलप्ड बाय यूएस बेस्ड AST स्पेस मोबाइल। तो AST स्पेस मोबाइल ने डेवलप किया है एंड विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो फ्रॉम श्रीहरिकोटा। तो कहाँ से लॉन्च होगा? श्रीहरिकोटा से, यूजिंग द LVM-3 लॉन्च व्हीकल। तो LVM-3 लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा। ब्लू बर्ड एनेबल्स डायरेक्ट स्मार्टफोन टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन। स्मार्टफोन से सैटेलाइट कम्युनिकेशन लॉन्च एनेबल करता है और अलाउ करता है कॉल्स एंड इंटरनेट एक्सेस विदाउट ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। इट फॉलोज द सक्सेसफुल निसार सैटेलाइट लॉन्च। तो निसार सैटेलाइट लॉन्च को फॉलो कर रहा है। इससे पहले निसार सक्सेसफुल था, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। फिर नेक्स्ट इज विच इंडियन स्टेट होस्ट्स द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ मिथुन, जिसका साइंटिफिक नेम है बॉस फ्रंटालिस, अ सेमी डोमेस्टिकेटेड बोवाइन स्पीसीज। तो मिथुन कौन से स्टेट में लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मिथुन की? ठीक है। तो ऑप्शंस आर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आसाम। तो द करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 91% ऑफ इंडियाज मिथुन पॉपुलेशन है। ठीक है। अ सेमी डोमेस्टिकेटेड बोवाइन स्पीसीज क्रूशियल टू ट्राइबल लाइवलीहुड। उसके बाद अपन आते हैं, इन विच इंडियन स्टेट इज द नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली इन न्यूज़ ड्यू टू द बाउंड्री मॉडिफिकेशंस लोकेटेड। तो नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है ये बताना है। तो द ऑप्शंस आर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। तो द करेक्ट आंसर इज राजस्थान, नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, अभी नाहरगढ़ वाला मैप बना हुआ है। तो नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाहरगढ़ बेसिकली जयपुर में पड़ता है। नाहरगढ़ फोर्ट आप सभी ने सुना होगा, है ना। द सेंचुरी केम इन टू फोकस आफ्टर बाउंड्री चेंजेस एलिजली फेवरिंग कमर्शियल इंटरेस्ट वर सबमिटेड टू NGT विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो बाउंड्री चेंज वाली बात NGT को पता चली और विदाउट अप्रूवल थे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के। तो इसलिए इसमें क्या हुआ? वॉयलेशन हुआ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड फॉर द ईयर 2025। तो 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसको मिला है? तो द ऑप्शंस आर नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल एंड अमित शाह। तो द करेक्ट आंसर इज नितिन गडकरी। तो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी वॉज अवार्डेड 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड इन 2025 बाय तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट। ठीक है। तिलक की डेथ एनिवर्सरी पे मिला देते हैं 1 अगस्त को। अंडर विच नेशनल ऑपरेशन डिड तेलंगाना पुलिस रेस्क्यू ओवर 7,600 चिल्ड्रन रिसेंटली। तो 7,600 चिल्ड्रन को रेस्क्यू किया है तेलंगाना पुलिस ने किस ऑपरेशन के अंदर? तो ऑपरेशन सुरक्षा, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन चाणक्य एंड ऑपरेशन मुस्कान 11। ठीक है। तो किसके अंदर? तो द ऑप्शंस आर मतलब ऑप्शन है सुरक्षा, विजय, चाणक्य और मुस्कान। तो ना देखो ये 3 तो आप सभी को समझ आ रहा होगा, ये नहीं होगा। मुस्कान ही ज़्यादा लगता है, मतलब बच्चों की मुस्कान को बचाए रखा ऐसा। तो ऑपरेशन मुस्कान, बस ये याद रखना। ठीक है। तो यहाँ खत्म हुआ हमारा प्रीलिम्स वाला टॉपिक। अब हम आते हैं मेंस में कि मेंस में 2 क्वेश्चन करना है। तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे। तो फर्स्ट इज एसेस हाउ पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस इम्पैक्ट जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड गवर्नेंस। व्हाट सेफगार्ड शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू अपहोल्ड पब्लिक ट्रस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बोल रहा है कि पोस्ट रिटायरमेंट ऑफ जजेस कैसे इम्पैक्ट, पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट मतलब रिटायरमेंट के बाद जो अपॉइंटमेंट होते हैं जजेस के, वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस को और गवर्नेंस को, ये पहला पार्ट है। और व्हाट सेफगार्ड शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू अपहोल्ड पब्लिक ट्रस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या सेफगार्ड्स इंप्लीमेंट करना चाहिए पब्लिक ट्रस्ट को अपहोल्ड करने के लिए? ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है। तो अब हम आते हैं आंसर में। द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज़ अ फंडामेंटल पिलर ऑफ इंडियाज़ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। तो इंडिया के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क का फंडामेंटल पिलर है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो एनश्राइंड है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में। हाउएवर द इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस टू एग्जीक्यूटिव, क्वाजी जुडिशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स raises crucial concerns about judicial neutrality, public perception and constitutional morality। तो क्या बोल रहा है? लेकिन जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स का जजेस के लिए टू एग्जीक्यूटिव, क्वाजी जुडिशियल या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में, वो क्रिटिकल कंसर्न्स रेज करता है अबाउट जुडिशियल न्यूट्रलिटी, पब्लिक परसेप्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ठीक है। तो इसीलिए अब उसका ये हो गया, हमने कंटेक्स्ट बिल्डअप कर दिया। अब इम्पैक्ट क्या है जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड गवर्नेंस का, मतलब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट ऑन जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड गवर्नेंस। तो फर्स्ट इज परसेप्शन ऑफ बायस एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है।
तो जजेस जो रिटायरमेंट मतलब जजेस नियरिंग रिटायरमेंट में बी परसीव्ड टू डिलीवर जजमेंट्स फेवरिंग टू द एग्जीक्यूटिव इन एंटिसिपेशन ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट रोल्स। मतलब क्या बोल रहा है कि जो रिटायरमेंट के आसपास आ जा रहे हैं वो मतलब ऐसा माना जाता है कि हो सकता है वो कुछ जजमेंट्स को फेवर करें कि जिसमें कि उनको पोस्ट रिटायरमेंट कुछ बेनिफिट मिल सकें। सेकेंड इज़ अंडरमाइनिंग सेपरेशन ऑफ पावर। तो अपने यहाँ क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का। तो ये क्या होता है, इससे लाइन बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाती है और ये आर्टिकल 50 को वायलेट करता है जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर दिया हुआ है जो कि एक DPSP है। फिर इंस्टीट्यूशनल इरोजन, फ्रीक्वेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं स्पेशली विदाउट कूलिंग ऑफ पीरियड कैन इंस्टीट्यूशनलाइज अ कल्चर ऑफ रिवॉर्ड। तो ये क्या कर सकता है, कल्चर ऑफ रिवॉर्ड को इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकता है और डाइल्यूट कर सकता है मॉरल अथॉरिटी को ऑफ जुडिशियल ऑफिस। ठीक है। फिर गवर्नेंस बेनिफिट की बात होती है तो जो रिटायर्ड जजेस होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं मीनिंगफुली टू इंस्टीट्यूशंस लाइक NHRC, लॉ कमीशन, ट्रिब्यूनल्स एक्सेट्रा। अब इसमें एग्जाम्पल्स की बात करते हो, जैसे जस्टिस रंजन गोगोई जी हैं जिनको राज्यसभा में अपॉइंट किया गया और और भी किसी बहुत सारी पोस्ट में रहता है, जैसे NHRC चेयरपर्सन, लोकपाल और गवर्नर। तो उससे बहुत ज़्यादा पब्लिक डिबेट होता है और एथिकल इशूज़ भी आते हैं। इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, तो वे फॉरवर्ड क्या है कि मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। तो लॉ कमीशन ने भी सजेस्ट किया है कि 2 से 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए पोस्ट रिटायरमेंट। फिर ट्रांसपेरेंट एंड इंडिपेंडेंट सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए जो न्यूट्रल हो, मल्टी मेंबर कमेटी बेस्ड हो। फिर कोडिफाइड जुडिशियल कंडक्ट नॉर्म्स बोले तो एक बाइंडिंग कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए अंडर द सुप्रीम कोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन। लिमिट एग्जीक्यूटिव कंट्रोल्ड अपॉइंटमेंट्स, तो जो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करता है ना, जैसे जो बिना जिसमें कंडीशंस नहीं दी रहती है, नॉर्मल एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता है, वैसी चीज़ों को अपन को लिमिट करना चाहिए। फिर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट और डिबेट की बात करें तो मेजर पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं शुड बी सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी और पब्लिक डिस्क्लोजर। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। अब आते हैं अपन, इंट्रो देख लिया, बॉडी देख लिया, अब आते हैं अपन कंक्लूजन की तरफ। तो वाइल पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैन बेनिफिट गवर्नेंस थ्रू देयर एक्सपर्टीज बट सच प्रैक्टिसेस मस्ट नॉट इरोड जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तो यदि आप ऐसा कर भी रहे हो तो ये ध्यान रखना कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस ना हैम्पर हो, पब्लिक फेथ ना हैम्पर हो और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ना हैम्पर हो। अ जुडिशियस बैलेंस मस्ट बी स्ट्रक थ्रू इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स, एथिकल कन्वेंशंस एंड लीगल रिफॉर्म्स। तो अपहोल्डिंग द सैंक्टिटी ऑफ जुडिशरी इज एसेंशियल टू प्रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। ठीक है, अब अपन आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन को पहले समझेंगे। व्हाट आर द मेजर एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल रिस्क्स फ्रॉम विंड एनर्जी एक्सपेंशन इन इंडिया। तो फर्स्ट है कि मेजर इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल रिस्क क्या है विंड एक्सपेंशन से इंडिया में, एंड हाउ कैन इम्पैक्ट असेसमेंट बी स्ट्रेंथन टू एड्रेस दीज चैलेंजेस। तो इनको कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं एड्रेस को सॉल्व करने के लिए, चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम आंसर देखते हैं। तो बेसिकली ये विंड एनर्जी एक्सपेंशन के ऊपर है, तो हम उसी से इंट्रो स्टार्ट करेंगे। तो विंड एनर्जी सेंट्रल है इंडिया के ट्रांजिशन के लिए टुवर्ड्स लो कार्बन इकोनॉमी और 45 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी एज ऑफ 2025। लेकिन रैपिड एक्सपेंशन जब होता है विंड पावर प्रोजेक्ट्स में, स्पेशली इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स में, तो वो रेस करता है सीरियस इन्वायरमेंटल और बायोडाइवर्सिटी कंसर्न्स। तो अब मेजर इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल रिस्क क्या क्या हैं, तो हैबिटेट डिसरप्शन एंड लैंड यूज चेंज। तो विंड फॉर्म्स ऑफन रिक्वायर वास्ट ओपन स्पेसेस, तो बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस चाहिए रहती है जो कि लोकेटेड होते हैं ग्रासलैंड्स में, फॉरेस्ट फ्रिंजेस में और कोस्टल एरियाज़ में, जिससे कि कारण क्या हो जाता है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल है कि गुजरात के कच्छ में और वेस्टर्न प्रोजेक्ट्स इन गुजरात एंड वेस्टर्न घाट्स हैव डिसरप्टेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स। फिर थ्रेट टू एवी फौना एंड बर्ड्स, तो एवी फौना और बैट्स को थ्रेट होता है, जैसे कोलिजन फैटेलिटीज़ हो जाती बहुत ज़्यादा, और माइग्रेटरी और एंडेंजर्ड स्पीसीज़ को भी इम्पैक्ट होता है। एग्जाम्पल है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं विंड फार्म एक्सपेंशन से जो राजस्थान में हो रहा है। फिर थर्ड एक क्यूमुलेटिव इकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, क्योंकि लार्ज स्केल में डैमेज होता है ना, तो वो सॉइल को, वाटर सिस्टम को, लोकल क्लाइमेट को इम्पैक्ट करता है। फिर डिस्प्लेसमेंट एंड रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे जो कॉमन और फॉरेस्ट लैंड होते हैं, पेस्टोरल कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। फिर लैक ऑफ मैंडेटरी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, तो जब EIA नोटिफिकेशन आया था 2006 का, उसमें बोला था कि विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम मैंडेटरी EIAs, तो ये बाईपास हो जाती है चीज़। तो इसके लिए हम सजेस्ट क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं इम्पैक्ट असेसमेंट को, जो हमारा सेकेंड पार्ट है। तो EIAs मैंडेटरी करना पड़ेगा हमको लॉ में चेंज करके विंड एनर्जी के लिए। फिर इम्प्लीमेंट करना है स्ट्रैटेजिक, अब लॉ तो हमने बना दी लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा ना, स्ट्रैटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट्स को। फिर वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करना है, जैसे जो एवियन सेफ टर्बाइन डिज़ाइन हो, मतलब कि जो बर्ड्स वगैरह के लिए सेफ़ हो। बायोडाइवर्सिटी जोनिंग करनी पड़ेगी और साइट की स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, जैसे नो गो जोन्स होते हैं, बायोडाइवर्सिटी एटलस बनाना पड़ेगा उस एरिया के लिए स्पेसिफिक।
फिर स्ट्रेंथन करना है मॉनिटरिंग और कंप्लाइंस को, जिसमें थर्ड पार्टी ऑडिट सही से हो सके, और इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग करना है जिसमें लोकल कम्युनिटीज़, इकोलॉजिस्ट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो सकें। तो इंट्रो हो गया, बॉडी हो गया, अब अपन कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि वाइल विंड एनर्जी इज़ क्रूशियल टू इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसका जो एक्सपेंशन है मस्ट नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के एवज में नहीं आना चाहिए। इसलिए स्ट्रेंथन करना इकोलॉजिकल इम्पैक्ट असेसमेंट को, जिसमें साइंटिफिक, पार्टिसिपेटरी और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स पे ध्यान हो, वो एसेंशियल है ग्रीन और रिस्पॉन्सिबल एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। तो आई होप ये क्लियर होगा दोनों आंसर आपको। अब अपन कल मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।